नमस्कार। कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सपनों की उड़ान। साधना, जरा जाकर देखो, रिया तैयार हो गई। बिमला ने बहू को आवाज लगाते हुए कहा। जी माँ जी, देखती हूँ। साधना साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए रिया के कमरे की ओर चली गई। रिया शीशे के सामने बैठी जाने किन विचारों में खोई थी। उसको तनिक भी आभास नहीं हुआ कि उसकी भाभी कमरे में खड़ी है। रिया, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अरे भाभी, आप कब आई? मैं कब आई यह मत पूछ, तुम तो यह बताओ क्या सोच रही हो? अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ बुला रही हैं। मुझे नहीं तैयार होना भाभी। अरे पर क्यों रिया? पता नहीं, तुझे लड़के वाले आने वाले हैं देखने। पता है भाभी, फिर ऐसी बातें क्यों? साधना बोली। भाभी, माँ पापा ने मेरी जिंदगी के बारे में इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछा भी नहीं, क्यों? रिया रुआसी सी हो गई। यह सुनकर साधना भावुक हो गई। पगली, हमारा जन्म ही एक खूंटे से खुले तो दूसरे खूंटे से बंधने के लिए होता है। कौन पूछना चाहता है कि हम क्या चाहते हैं? चल तैयार होकर आ जा। साधना चली गई। नहीं भाभी, मैं आपकी तरह चुपचाप अपने सपने कुर्बान नहीं कर सकती। मुझे तो अभी और भी पढ़ाई करनी है। रिया के चेहरे से नजर आ रहा था कि उसने मन ही मन कोई निर्णय ले लिया हो। रिया के ग्रेजुएशन की अभी दूसरी साल थी। उससे पूछे बिना उसके पापा ने उसके लिए एक लड़का पसंद कर लिया था। रात में पता चला कि वह आज से देखने आने वाले हैं। साधना मशीन बनी किचन में तरह तरह के व्यंजन बनाने में व्यस्त थी। बिमला ने घर अच्छे से व्यवस्थित कर दिया था। मनोज बाहर खड़े मेहमानों का इंतजार कर रहे थे। आरव कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा है बहू। बिमला ने किचन में आते हुए पूछा। माँ, उनकी आज एक अर्जेंट मीटिंग है। पहले से पता होता तो बॉस से बात करके आगे पीछे कर लेते। जाना जरूरी नहीं तो प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता। साधना बोली। हाँ, वो भी अपनी जगह सही है, पर इनका क्या करूं जो कभी भी कोई भी कार अचानक कर देते हैं। साधना ने जवाब दिया। माँ, आप रिया को देख लीजिए। मैं गई थी तब वह तैयार नहीं थी, ऐसी बैठी रही और मेहमानों के सामने देर से आई तो पापा नाराज होने लगेंगे। फालतू का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तुम सही कह रही हो। वो इस सम के लिए तैयार ही नहीं थी। तुम्हारे पापा अपनी मर्जी से अचानक कुछ भी फैसला कर लेते हैं। यह सुनते ही बिमला रिया के कमरे की ओर बढ़ गई। तभी किट्टू के रोने की आवाज आने लगी तो साधना ने समोसे सेकना बंद कर दिया और गैस बंद करके किट्टू के दूध की बोतल लेकर कमरे में चली गई। अरे मेरा सोना बाबू, उठ गया? आजा बच्चा, मम्मा की गोद में आजा। साधना ने उसे गोद में लेकर बोतल लगा दी और सोचने लगी, क्यों हमारे घर के लोग लड़कियों के ऊपर अपने सपने जबरन थोप देते हैं। और भी लड़कियां हैं जो अपने सपने पूरे कर रही हैं। साधना 12वीं पास करके कॉलेज में आई ही थी कि भाई की शादी तय हो गई। आरव और साधना के पिता एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो प्रकाश। अब बिटिया के विवाह के बारे में क्या सोचा तुमने? मनोज ने पूछा। अरे कैसी बात कर रहे हो मनोज? साधना भी 18 वर्ष की हुई है। इतनी जल्दी शादी नहीं, मैं अभी उसकी शादी के लिए कुछ नहीं सोच रहा हूँ। पहले वो ग्रेजुएशन तो पूरा कर ले, तब कुछ सोचूंगा। अरे पढ़ाई का क्या, अच्छा ससुराल और समझदार लोग मिल जाएं तो शादी के बाद भी पढ़ाई पूरी हो सकती है। क्यों भाभी जी? मनोज बोले। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ भाई साहब। शादी के बाद नए घर की जिम्मेदारी, सास ससुर की सेवा, पति को खुश रखना, देवर और ननंद के साथ सामंजस्य बिठाने के चक्कर में पढ़ाई और सपने पीछे छूट जाते हैं। सुनीता ने कहा। ऐसा आप लोग सोचते हैं, मैं नहीं। प्रकाश, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। मैंने तो आपकी साधना को अपने बेटे आरव के लिए पसंद कर लिया। अगर आप लोगों को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं तो बात आगे बढ़ाई जाए। क्यों बिमला, तुम्हारा क्या विचार है? साधना जिस घर जाएगी वहाँ खुशियाँ ही आएंगी। मुझे तो वो शुरू से पसंद है, पर क्या बिमला, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। भाई साहब और भाभी जी हाँ करते हैं तो भी हमें उनकी पढ़ाई पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए। भाभी जी ठीक ही तो कह रही हैं मनोज। आरव की भी अभी अभी नई नौकरी लगी है, वो भी सेट हो जाएगा और साधना की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। प्रकाश बोले। जैसी तुम लोगों की मर्जी। वैसे शादी से पढ़ाई पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? मेरी समझ से बाहर है। शादी के बाद यही
रहना है, कॉलेज भी यहीं। अगर आगे पढ़ाई जारी रखे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। मैंने तो इसलिए प्रपोजल दिया है कि आरव की नौकरी लग गई तो शादी भी समय से और जान पहचान की लड़की के साथ हो जाए। तुम्हारी बात सही है मनोज। हर माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि उनके बच्चों की शादी पहचान के रिश्ते में ही हो, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। प्रकाश ने कहा, सही समझे सुख। फिर भी आप सब आपस में बात करके जो उचित समझे वो फैसला कीजिए। हमें कोई जल्दी नहीं है। अब हमें इजाजत दीजिए। मनोज और बिमला वापस लौट आए। आरव ऑफिस के काम से बाहर गया था, इसलिए शादी में शामिल नहीं हो पाया था। शादी के बाद की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं। भाभी पग फेरे की रस्म करके वापस आ गई थी। एक दिन नाश्ते की टेबल पर प्रकाश ने शादी का जिक्र छेड़ दिया। आरती, राहुल, हमारी साधना के लिए सामने से रिश्ता आया है। अच्छा घर, अच्छे लोग हैं। लड़के की अभी नौकरी लगी है और परिवार जान पहचान का है। तुम लोग क्या विचार है? शादी की बात आगे बढ़ा नहीं चाहिए? साधना की शादी इतनी जल्दी? पापा कैसी बातें करते हो आप? अभी उसकी उम्र ही क्या है? मैं आपकी बात में समर्थन नहीं हूँ। साधना लॉ करके वकालत करना चाहती है तो वो करेगी। राहुल ने अपना फैसला सुना दिया। सुनीता, तुम क्या चाहती हो? मैं क्या कहूँ? वैसे तो वो लोग अच्छे लोग हैं और उन्हें साधना की पढ़ाई से भी आपत्ति नहीं है। साधना की पढ़ाई तक इंतजार करे यह जरूरी नहीं। उनका बेटा कमाने लगा है तो शादी भी जल्दी ही चाहेंगे। हमारे लिए तो रुकेंगे नहीं। सुनीता ने अपने विचार रखे। माँ पापा, मैं आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहूँ तो आप लोग मुझे सहयोग करेंगे? मेरा मतलब पढ़ाई के लिए जितना समय चाहिए उतना देंगे? कोई नियम नहीं कि यह काम करना ही करना है। आरती के सवाल पर सुनीता चुप हो गई। माँ, सीरियस मत हो। मुझे आगे पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ यह बताना चाह रही थी कि कहना आसान है मगर करना बहुत मुश्किल है। हम साधना को पढ़ने की जो सहूलियत देंगे वो वहाँ नहीं मिलेगी। माँ, बहुत बड़ा दिल और त्याग चाहिए तभी बहू के सपने पूरे होते हैं। बेटी बहू का फर्क मिटाने वाले आज भी बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। कुछ गलत कहा हो तो क्षमा कर देना। मैं अभी शादी के पक्ष में नहीं हूँ। आरती ने राहुल का समर्थन किया। साधना बिना नाश्ता किए उठकर कमरे में चली गई। बेटा, नाश्ता तो करती जा। सुनीता ने आवाज लगाई। यह सब सुनकर किसके गले से निवाला उतरेगा माँ? राहुल ने नाश्ते की प्लेट हाथ में ली और साधना के पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। साधना, मेरा बच्चा नाश्ता क्यों नहीं किया? राहुल ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा। भैया, मुझे ला करके वकालत करना है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। साधना फबक कर रो पड़ी। अरे अरे पागल, ऐसे कौन रोता है? राहुल ने साधना के आंसू पोंछते हुए कहा। पापा के मन में कोई बात आ जाए तो मानते कहाँ हैं भैया? और अब तो माँ भी सपोर्ट करने लगी हैं। आप तो अभी चले जाओगे फिर तो मैं अकेली रह जाऊंगी। राहुल आर्मी में कैप्टन था और छुट्टी खत्म होते ही आरती को साथ लेकर जाने वाला था। देख साधना, ऐसे हिम्मत हार कर नहीं चलता। तुझे पढ़ना है तो अपने लिए लड़ना होगा। मेरा जाना तो तय है। मुझे अधिक छुट्टी नहीं मिल सकती, पर तू जो निर्णय लेती है उसमें तुझे मेरा फुल सपोर्ट है। पर पापा, पर वर कुछ नहीं। चल पहले यह नाश्ता खत्म करो। भूख पेट पढ़ाई कौन करता है? राहुल ने अपने हाथों से साधना के मुंह में निवाला तोड़कर रख दिया तो उसकी आंखों से आंसू की बूंदें उसके हाथों पर टपक गईं। साधना राहुल से 8 साल छोटी और उसकी बेहद लाडली थी। साधना ने राहुल के कहने से खाना शुरू कर दिया। तभी अचानक राहुल के फोन पर बेल बजने लगी। साधना बेटा, तू नाश्ता खत्म कर। हेड क्वार्टर से कॉल है, मैं बात करके आता हूँ। जय हिंद सर, कहते हुए राहुल रूम से बाहर निकल गया। माँ पापा, मुझे आज ही निकलना होगा। एक इमरजेंसी आ गई है तो आगे की छुट्टियां रद्द हो गईं। राहुल ने सिंक के पास बैठते हुए कहा। क्या? पर अभी तो 10 दिन की छुट्टियां बची हैं। सोचकर ही आरती के लिए कोई तैयारी नहीं की। ऐसे अचानक जाना पड़ेगा, पता होता तो तैयारी रखते। कोई चिंता का विषय तो नहीं, सुनीता बोली। माँ, आप भी, मेरी नौकरी ही ऐसी है कि कब देश को मेरी जरूरत आ जाए। कैसे कहूँ, विषय चिंता का है या नहीं यह तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। माँ, अभी आरती को नहीं ले जा रहा। मुझे सीधे हेड क्वार्टर जाकर रिपोर्टिंग करनी है। कुछ दिन बाद आप लोग ही आ जाना उसे लेकर वहां पर। थोड़ा बदलाव भी हो जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो फिर मैं तुम्हारे बैग पैक कर दूं।
आरती, राहुल के ही लिए हींग अजवाइन की पूड़ियाँ तल दो और साथ ही जीरे वाले चटपटे आलू की सूखी सब्जी बना देना। ठीक है। सुनीता उठते हुए आरती से कहती है। जी माँ। आरती उदास मन से किचन में चली गई। अभी तो शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। राहुल के अकेले जाने की खबर से मन विचलित होने लगा था। भाभी, अभी तो नाश्ता बना है, आप फिर से किचन में काम करने लगी। दोपहर का खाना तो 11 बजे से बनना शुरू होता है, आप तब तक आराम कर लेती। साधना ने जूठे बर्तन सिंक में रखते हुए कहा। यह तुम्हारे भैया के रास्ते के लिए बना रही हूँ, आरती ने जवाब दिया। भैया क्यों, वो कहाँ जा रहे हैं? साधना ने कुछ सुना नहीं था तो आश्चर्य से पूछने लगी। उनकी छुट्टियां रद्द हो गईं, आरती ने बुझे मन से कहा। ओह, इतनी जल्दी? साधना उदास होकर राहुल के कमरे की ओर चल दी। भैया, आप जा रहे हो, फिर कब आओगे? साधना राहुल के समीप बैठते हुए बोली। मैं बहुत जल्दी आऊंगा साधना, बस तू अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? राहुल ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। राहुल के जाने से घर सूना हो गया था। साधना आरती के साथ उसके कमरे में समय बिताने लगी। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बार बार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था। भारत के वीर उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। ऐसी ही एक मुठभेड़ में राहुल की टुकड़ी के 2 जवान सहित कैप्टन राहुल शहीद हो गए। प्रकाश टीवी पर न्यूज सुन रहे थे, तभी ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। कैप्टन राहुल सहित सेना के 2 जवान शहीद। हाथ से चाय की ट्रे छूट कर गिरने की आवाज के साथ आरती की चीख सुनते ही साधना अपने कमरे से दौड़कर बाहर आई। भाभी, क्या हुआ? माँ, पापा कोई कुछ बताएगा? सुनीता और प्रकाश भी जोर जोर से रोने लगे थे। टीवी पर फिर से वही न्यूज रिपीट होने लगी। भैया, जिसे सुनकर साधना कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रही। फिर हिम्मत करके टीवी बंद कर दी। माँ, पापा संभालिए खुद को, भाभी को देखिए। माँ, अभी तो उनके हाथों की मेहंदी का रंग भी हल्का नहीं हुआ, उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। साधना ने कैसे भी करके प्रकाश को शांत कर पाया। आरती की हालत देखकर उन्होंने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया और उस ओर सुनीता को शांत करने की कोशिश करने लगे। रिश्तेदारों में यह खबर आग की तरह फैल गई। घर में भीड़ जुटने लगी। कोई तकदीर को कोस रहा था तो कोई दबी जुबान में आरती को दोष दे रहा था कि बहू के पैर पड़ते ही परिवार की खुशियों को ग्रहण लग गया। परिस्थितियों को देखते हुए सुनीता और प्रकाश चुपचाप सभी रीतियों को पूरा करते रहे। धीरे धीरे सब रिश्तेदार वापस चले गए। आरती राहुल के पास जाने के लिए पैक अपने बैगों पर हाथ फेरते हुए रोने लगी। इतनी भी क्या जल्दी थी जाने की राहुल? एक बार मेरे बारे में तो सोचा होता। यह बैग, यह सामान हमारी नई जिंदगी के लिए था, तुम नहीं तो अब यह मेरे किस काम का? फूट फूट कर रो पड़ी आरती। आरती, आरती की माँ ममता ने सिर पर हाथ रखा। माँ, यह सब? रोती आरती के शब्द अधूरे रह गए। चल बेटा, हम लोग तुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। कुछ दिन वहां रहेगी तो मन हल्का हो जाएगा। समधी समधन से पूछ लिया है कुछ दिन के लिए माँ? आरती ने पूछा। माँ, हाँ, जब मन हल्का हो जाए तो वापस आ जाना। बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, ममता बोली। फिर मैं ससुराल छोड़कर क्यों जाऊं माँ? मैंने पति खोया है तो सासू माँ ने अपना बेटा, दुख तो उनको मुझसे ज्यादा है माँ। हमारा कुछ दिन का साथ था, माँ ने तो उन्हें जन्म दिया, पाला पोसा। वो मेरे कारण अपना दर्द अंदर ही अंदर पी रही हैं। नहीं माँ, यह घर राहुल की अमानत है। मैं इस समय आपके साथ नहीं चल सकती। आरती ने दृढ़ता से माता पिता के साथ वापस जाने से मना कर दिया। सुनीता जी, राहुल के पापा कहते कहते रुक गई। सुनीता, रुक क्यों गई? सुनीता, तुम मुझे राहुल के पापा ही कहा करो। मुझे सुनकर अपने बेटे पर गर्व होता है, फिर उसके मन से नाम से दुखी क्यों होऊंगा भला? प्रकाश ने आंखों की नमी को सुनीता से छुपाकर पूछ लिया। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? सुनीता, अब हम पर आरती की जिम्मेदारी आ गई है। ऐसे में मैं चाहता हूँ आरती के लिए कुछ ऐसा कर सकूं, उसका भविष्य मजबूत हो जाए और साधना की जल्दी शादी हो जाए। पर प्रकाश चुप हो गए। पर साधना की पढ़ाई और शादी दोनों की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर आ गई है। कुछ दिनों में मैं रिटायर हो जाऊंगा। राहुल के बिना अकेले कैसे सब करूंगा? यह नौकरी में पेंशन भी नहीं, कैसे क्या करेंगे?
प्रकाश चिंतित दिखाई दे रहे थे। शाम का वक्त था। साधना छत से कपड़े लेकर उतर रही थी। माँ पापा की बातें सुनकर वहीं ठिठक कर रह गई। आरती भी चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जा रही थी। दोनों की बातें ध्यान से सुनकर वो भी चुपचाप कमरे में लौट गई। सब ठीक हो जाएगा राहुल के पापा, आप इतना सोचेंगे तो बीमार हो जाएंगे, फिर सब बिखर जाएगा। हमसे हमारा मजबूत सहारा छिन गया है जी, अब हम सबको आपका ही सहारा है। सुनीता आंसू पोंछते हुए बोली। माँ। साधना ने उनका ध्यान बटाने के लिए आवाज लगाती हुई सीढ़ियों से उतर आई। क्या हुआ साधना? दोनों ने तुरंत अपने आप को संभाल लिया। माँ, मैं सोच रही थी कि आज से कपड़े घर पर ही आयरन कर लेते हैं, आपका क्या ख्याल है? साधना ने पूछा। पर कौन करेगा? मुझसे तो कमर दर्द के कारण आयरन होंगे नहीं, तुम पढ़ाई में व्यस्त रहती हो और बहू अभी बड़े दुख से दौर से गुजर रही है, ऐसे में उसे कुछ कहना गलत होगा। नहीं, यह विचार छोड़ो और लॉन्ड्री वाले को फोन करके कपड़े दे दो। सुनीता ने मना कर दिया। माँ, सब हो जाएगा, आप इतना मत सोचिए, आरती ने अंदर से आते हुए कहा। अरे बहू आओ बैठो मेरा बेटा, अच्छा लगा तुम हम लोगों के साथ बैठने आ गई। बेटा, हमारे लिए जैसी साधना वैसी ही तुम हो, इस घर में राहुल की परछाई हो, हमें अच्छा लगेगा तुम अपने मन की बातें परेशानी हमें बताओगी। प्रकाश ने कहा। धन्यवाद माँ पापा, मैं कपड़े आयरन कर लिया करूंगी माँ, वैसे भी कमरे में अकेले दम घुटता है। आरती बोली। बेटा, अब तुम भी साधना की बात का समर्थन मत करो, यह तो कुछ भी कहती रहती है। तुम कुछ और करने का सोचो जिसमें मन भी लगे और कुछ काम भी आए, क्यों सुनीता? प्रकाश बोले। जी सही कहा आपने, सुनीता बोली। साधना ऐसे ही कुछ ना कुछ बातें छेड़ती रही और घर का माहौल हल्का फुल्का हो गया। माँ, खाने में क्या बनेगा? आरती ने पूछा। जो तुम्हें पसंद हो बना लो, सब खा लेंगे, मैं पूजा करने जा रही हूँ। यह कहकर सुनीता पूजा घर की ओर चली गई। चलिए भाभी, आज कुकिंग करने में मैं आपकी मदद करती हूँ, साधना बोली। हाँ चलो। दोनों ननंद भाभी ने मिलकर रसोई घर की ओर चली गईं। सुख टीवी में समाचार लगाकर देखने लगे। साधना की आंखों से नींद गायब थी। साधना पढ़ाई करना है, मन लगाकर समझी, लॉ करके अपना वकालत करने का सपना पूरा करना है तुम्हें। राहुल की बातें साधना के दिलो दिमाग में हलचल मचा रही थी। भैया। साधना चौंक कर उठ बैठी। ओह, सपना था। फिर माँ की वही बातें याद आने लगी। राहुल, तुम्हारे पापा भी गलत नहीं कह रहे बेटा, आरव से अच्छा लाइफ पार्टनर हमारी साधना को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब उनसे अच्छी तरह परिचित हैं। अगर पापा भाभी को आगे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं माँ पापा की बात मानकर शादी कर लेती हूँ। उनका बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा और भाभी भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। मेरा क्या, मुझे तो संभालने वाला भरा पूरा परिवार मिल रहा है। फिर तेरे सपनों का क्या साधना? साधना के मन में प्रश्न उठा। मनोज अंकल पढ़ाने के लिए तैयार हैं, अगर पढ़ाते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाभी के सपने पूरे होते देख खुश हो लूंगी। कब सोच विचार में रात गुजर गई पता ही नहीं चला। साधना को राहुल की बहुत याद आने लगी थी। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी पर आरती के दर्द के आगे अपने दर्द को दबाए बैठी थी। खुद को कमरे में बंद किए राहुल की फोटो ले चुपचाप से सिसक रही थी। साधना, दरवाजा खोलो। सुबह 9 बजे तक बाहर नहीं निकली तो आरती बुलाने आ गई। आरती की आवाज़ सुन के साधना ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और झट से अपने आंसू पोंछ लिए। खोलती हूँ भाभी। साधना हड़बड़ा कर उठी और कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खोल दिया। हाँ भाभी बोलिए, रो रही थी क्या? तेरी आंखें लाल क्यों? वो भाभी, रात देर से नींद आई तो देर तक सोती रही, शायद इसीलिए लाल हो गई होंगी। क्या? अभी सोकर उठी हो? चलो जल्दी से नहाकर नाश्ते के लिए आ जाओ, मुझे तुम सब लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। आरती यह कहकर चली गई। जी भाभी, अभी आई। साधना इतना कहकर वॉशरूम में चली गई। नाश्ते की टेबल पर सब चुपचाप नाश्ता करने में व्यस्त थे। कुछ देर बाद आरती ने चुप्पी तोड़ी। पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। पापा सॉरी, कल मैंने चुपके से आप दोनों की बातें सुनी। पापा, आपकी पढ़ाई की चिंता मत करिए, मेरे अकाउंट में जो मनी ट्रांसफ़र हुई है ना, उससे हम अच्छे से उसकी पढ़ाई पूरी करवा सकते हैं। वो तुम्हारे लिए है बेटा, हम उसे कैसे खर्च कर सकते हैं? कुछ पता है कि जिंदगी कब कैसे मोड़ ले जाए। नहीं, ऐसा फिर मत कहना। प्रकाश बोले। पापा, यह आपके बेटे का सपना था, साधना वकील बने।
मेरे लिए आप लोग हैं ना, फिर मैं अकेली कहाँ हूँ। आरती बोली। सुनीता चुपचाप बैठी सबकी बातें सुन रही थी। भाभी, आप और पापा, अब आप लोग मेरी बात सुनिए। मैंने फैसला कर लिया है कि जहाँ पापा चाहते हैं मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। साधना बोली। साधना, यह क्या कह रही हो? नहीं, मैं इस बात का समर्थन नहीं करूँगी। भाभी प्लीज, आपको मेरी कसम, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। पापा या भाभी को आगे पढ़ाने का वादा करते हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप दोनों कब तक भाभी की ढाल बनेंगे? कभी तो उन्हें भी अकेले जीना होगा। फिर वो क्या करेंगी? पापा भाभी को अपने पैरों पर खड़ा करना अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं नहीं, अब वो आपकी बेटी भी है और बेटा भी, इसलिए उनका भविष्य आपको तय करना है। साधना की बात से मैं सहमत हूँ। बहुत देर के बाद सुनीता ने चुप्पी तोड़ी। मनोज जी की फैमिली बहुत सुलझी हुई है। आरव जैसा लड़का हमें फिर मिले ना मिले, हम उनसे बात कर लेते हैं। मुझे विश्वास है साधना को पढ़ने से नहीं रोकेंगे, पर माँ शादी के बाद का क्या कह सकते हैं? आरती बोली। आरती, मैं साधना से सहमत हूँ, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। मुझे साधना की बात सही लगी। तुम तैयार हो? जाओ, चलो आज ही कॉलेज जाकर तुम्हारे लिए बात करके आते हैं। सुनीता, भाभी को फोन करके शाम को खाने पर बुला लेना, बैठकर बात करते हैं। ईश्वर सब अच्छा करेंगे। यह लोग सुखी तो हम लोग भी सुखी। प्रकाश उठकर हाथ धोने चले गए। जी ठीक है। साधना प्लीज एक बार और सोच लो। ओ भाभी, मैंने बहुत सोच समझ कर यह निर्णय लिया है। मुझे अपने निर्णय पर भरोसा है, सब अच्छा ही होगा। साधना प्लेटें उठाकर किचन की ओर चली गई। प्रकाश ने साधना के कॉलेज में ही आरती को बीएड के लिए दाखिला दिलवा दिया। प्रकाश, तुमने बहुत सुंदर निर्णय लिया। आरती को अपने पैरों पर खड़े होने का पूरा अधिकार है। बहुत सुंदर विचार रखते हो, इसलिए तो मुझे बहुत पसंद हो। मनोज बोले। जी भाई साहब, सच बहुत नेक विचार हैं आपके। बिमला बोली। यह मेरे नहीं, साधना के विचार हैं भाभी जी। उसने ही हमें सच से अवगत कराया। सच ही तो कहा उसने। हम दोनों अमृत पीकर तो नहीं आए। आरती के लिए खुशियां ढूंढना हमारा फर्ज है, बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए तो हम आपकी साधना का हाथ आरव के लिए मांग रहे हैं। यह जिस घर जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी। बिमला बोली। हमने भी आज आपको इसीलिए ही बुलाया है। साधना अभी पढ़ रही है, शादी के बाद उसकी आगे की पढ़ाई के बारे में आपका क्या विचार है? प्रकाश ने पूछा। हमें कोई समस्या नहीं है। साधना शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है तो हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मनोज की बात सुनकर प्रकाश और साधना पूरी तरह से आश्वस्त हो गए। आरव को भी फोन करके बुला लिया ताकि दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को समझ लें। शुभ मुहूर्त देखकर 1100 रुपये सगुन के लड़के के हाथ पर रखकर शादी संपन्न हो गई। साधना विदा होकर अपनी ससुराल चली आई। वादे के मुताबिक साधना की पढ़ाई जारी रही। साधना, आज कॉलेज क्यों नहीं आई? पता नहीं, क्या आज तेरा फाइनल ईयर का रिजल्ट घोषित होने वाला था। हार्दिक बधाई मेरी जान, तूने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आरती खुशी से चहकती हुई आवाज में बोली। वाह सच्ची? ओह थैंक यू सो मच भाभी, आपने सुबह सुबह यह खुशखबरी देकर मेरा दिन बना दिया। साधना खुश होकर बोली। अच्छा तू आई क्यों नहीं? आरती ने पूछा। भाभी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो सोचा घर पर रुककर आराम करती हूँ। रिजल्ट का तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। अरे क्या हुआ तुझे? कोई गंभीर बात नहीं है भाभी, बस थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है। अभी माँ के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अच्छा रखती हूँ भाभी, माँ बुला रही हैं। ठीक है, आकर बताना क्या कहा डॉक्टर ने। ओके भाभी, बाय। बाय साधना, ख्याल रख अपना। आरती ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉलेज से आते ही आरती ने सुनीता से सवाल किया। माँ, साधना से बात हुई आपकी? आरती ने सैंडल शू रैंक में रखते हुए कहा। पहले हाथ मुंह धोकर शांति से पानी वानी पी ले। साधना को क्या हुआ? वो एकदम बढ़िया है। अभी अभी बिमला जी से बात हुई है मेरी। माँ, अपनी साधना ने कॉलेज टॉप किया है क्या? और तुम अब बता रही हो? सुनीता बोली। मुझे आपके चेहरे पर यह खुशी जो देखनी थी। आरती ने सुनीता के चेहरे को छूते हुए कहा। माँ, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर फटाफट फुलके सेकती हूँ, खाना खाते खाते बात करेंगे। इतना कहकर आरती अपने कमरे में चली गई। हाँ आ जल्दी से, मुझे भी भूख लगी है।
सुनीता सलाद काटने बैठ गई। आरती ने फ्रेश होकर गर्मा गर्म फुलके सेके और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर सुनीता को आवाज़ दी। माँ आ जाइए, खाना लग गया है। आई। सुनीता ने सलाद काट लिया था तो वो सलाद की प्लेट लेकर आ गई। आरती के कॉलेज लौटने पर ही साधना आरती के साथ में बैठकर खाना खाते थे। मनोज तो सुबह ही ऑफिस चले जाते थे तो दोनों सास बहू इधर उधर की बातें करके टाइम पास करते थे। साधना से बात हुई आपकी? क्यों नहीं? माँ बिमला आंटी ने क्या कहा, सब ठीक तो है? आज साधना कॉलेज नहीं आई। मैंने रिजल्ट बताने के लिए फ़ोन किया तो उसने बताया कि तबीयत नरम लग रही है। आंटी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने वाली थी। क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ, तुम मामी बनने वाली हो, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। मामी, मैं सच कह रही हूँ माँ, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है माँ। मैं अभी खाना खाकर उसे बधाई देती हूँ। नहीं अभी नहीं, अभी वो दवा खाकर सो रही है। बिमला जी कह रही थी कि उसे उल्टियाँ होने के कारण ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। उन्होंने उसे दवा खिलाकर सुला दिया है। जब उठेगी तो वो उसे सबसे पहले मुझे फ़ोन करने के लिए कहेंगी। ठीक है माँ। आरती सारे बर्तन समेटकर सिंक में रखकर साफ करने लगी। किचन अच्छे से साफ करने के बाद वॉशिंग मशीन में ड्राई किए कपड़े निकाले और छत पर फैलाने चली गई। सुनीता घुटने के दर्द के चलते सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। वो बस मशीन में कपड़े धोकर छोड़ देती थी। माँ लाइए, आपके घुटनों में भी तेल लगा दूँ, फिर आप थोड़ी देर आराम से सो जाइए। नहीं रहने दे, तू भी तो सुबह से भागती रहती है। जा जाकर आराम कर, मैंने तेल लगा लिया। ठीक है माँ। आरती कमरे में आकर अपने नोट्स बनाने लगी। उसके भी फाइनल एग्जाम चल रहे थे। प्रकाश ने पास के स्कूल में आरती की नौकरी के लिए बात कर ली। रात को डिनर के समय, बेटा, होली चाइल्ड में मिश्रा जी से मेरी बात हो चुकी है। वो राहुल के मामा के बेस्ट फ्रेंड हैं। तुम उनसे मिल लेना। प्री प्राइमरी की मैथ्स टीचर कुछ दिनों में रिटायर होने वाली हैं। उन्होंने कहा जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तुम्हें परमानेंट कर देंगे। ओके पापा, मेरे तो 2 एग्जाम शेष हैं, हो जाएं वैसे ही अंकल जी से मिल लेती हूँ। आप उन्हें बता दीजिएगा और मुझे उनका फ़ोन नंबर दे दीजिए। बता दिया है मैंने, थोड़ा राइस और दो। सुनीता, प्रकाश ने कहा। पापा, भिंडी की सब्जी भी है, बातों में ध्यान ही नहीं रहा, यह लीजिए। आरती ने भिंडी का कटोरा प्रकाश की ओर सरकाया। माँ रुकिए, खाने से पहले वाली दवा ली? नहीं, भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। सुनीता की कई दिन से तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही थी। आरती सुबह की दवा निकाल कर उनके चश्मे के कवर में रख कर जाती ताकि पेपर पढ़ने के लिए चश्मा निकालें तो दवा समय पर खा लें। दिन में तो वो आ जाती थी। किचन का काम खत्म करके आरती ने लाइट्स ऑफ की। माँ, यह आपका और पापा का दूध रख कर जा रही हूँ, पी लेना। हाँ ठीक है, तुम भी समय पर सो जाना। दिन भर काम करके फिर पढ़ाई, बहुत थकान हो जाती है। मैं आधे से ज़्यादा काम आप निपटा देती हो, मेरे लिए तो सीधा सीधा काम रह जाता है। सब काम करती तो पढ़ाई के लिए समय ही न मिलता। आरती ने घुटनों में तेल मालिश करते हुए कहा। यह सुनकर सुनीता बस उसके सिर पर हाथ फेर कर मुस्कुरा दी। आरती ने कमरे में आकर साधना को फ़ोन लगाया। कैसी हो साधना, ठीक हो ना? इतनी बड़ी खुशखबरी और भाभी को ही खबर नहीं, आरती चहकते हुए बोली। हाँ भाभी, से दर्द था इसलिए फ़ोन नहीं किया, साधना बुझे स्वर में बोली। तू ठीक तो है ना? ऐसे क्यों बोल रही हो? आरती उसकी बोली सुन चिंता में पड़ गई। भाभी, मैंने सोचा था रिजल्ट आते ही आगे का प्रोसेस शुरू करके वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर भैया का सपना पूरा करूंगी, पर कहते कहते साधना रुक गई। पर क्या साधना? आज पापा जी ने कह दिया कि सिर्फ पढ़ाई पूरी करवाने का वादा किया था। हमारे नाखून इतने घिस गए जो बहू की कमाई खाएंगे। अब अपना परिवार बढ़ाओ और गृहस्थी संभालो। क्या? आरव और आंटी कुछ नहीं बोले। यह तो पापा जी के सामने भीगी बिल्ली बने रहते हैं। माँ भी बहस करने से डरती हैं। फिर क्या करेगी तू? आरती मायूस होकर बोली। फिलहाल तो कुछ नहीं भाभी, माँ बोल रही हैं अभी बच्चे पर ध्यान दो, आगे देखते हैं क्या करना है। इसलिए मैं इस फेवर में नहीं थी। तू अभी सारे टेंशन छोड़, नन्ही जान पर ध्यान केंद्रित कर, बाद में सब मिलकर कोई हल निकालते हैं। अब तू आराम कर। स्ट्रेस लेना तेरे लिए और बच्चे के लिए ठीक नहीं।
बाय, गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। साधना फोन रखकर आरव का इंतजार करने लगी। आरव बहुत सीधा साधा सा युवक था। मनोज से बहुत डरता था। उनके सामने उसके मुख से कुछ भी बोल नहीं निकलता। समय निकलता गया। आरती के सपने उड़ान भरने लगे और साधना अपने बच्चे को संभालने में व्यस्त होती चली गई। साधना, बेटू ने दूध पी लिया क्या? बिमला ने अंदर आते हुए पूछा। हाँ माँ, पी लिया। तो ला, इसके कपड़े बदल कर मुझे दे दो, तुम बाकी के काम निपटा लो। माँ, रिया, समझा तो आई हूँ, आगे ईश्वर की मर्जी, जो करेगी अच्छा ही करेंगे। बिमला कहाँ हो? मनोज की आवाज़ सुनकर दोनों समझ गए कि लड़के वाले आ गए हैं। आई आरव के पापा। साधना, बेटा जरा रिया को देख न जाकर। ला, मुझे बेटू को दे। बिमला बेटू को लेकर बाहर चली गई। साधना तेजी से रिया के कमरे की ओर बढ़ गई। यह क्या रिया, तेरी आंखों में आंसू? खुशी के आंसू हैं भाभी। अब मुझे भी आपकी तरह गृहस्थी का उपहार मिलने वाला है। एक लड़की के सपनों की कोई कीमत नहीं, बस रोटी कपड़ा और चार दीवार में बंद रहकर परिवार की खुशियों को पूरा करो और खुद घुट घुट कर मरते रहो। ऐसी बातें नहीं करते रिया। क्या गलत कहा भाभी? आप कर पाई अपने मन का? क्या फायदा हुआ कॉलेज टॉप करने का? सपने तो पैरों तले दब गए। आप विरोध कर पाई नहीं ना? भाभी कहने को लड़के वाले कह देते हैं हमें बहू की पढ़ाई लिखाई से कोई मुश्किल नहीं, पर असलियत शादी के बाद सामने आती है। मेरी बात और थी पगली। मैं अगर विरोध करती तो मेरे पापा मेरी जिद पूरी करते और मेरी प्रैक्टिस के बाद ही मेरी शादी करते। फिर आपने जिद क्यों नहीं की? क्योंकि पापा के ऊपर भाभी की जिम्मेदारी भी आ गई थी। मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती कि सिर्फ अपना भला सोचूं? पापा का बजट इतना था कि उसमें वो मुझे पढ़ाकर मेरी शादी कर सके। फिर उन्होंने शादी क्यों कर दी? भैया के जाने के बाद जो धनराशि मिली उसे तो हम लोग खर्च नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाभी का भविष्य और माँ पापा को अपना बुढ़ापा भी देखना था। ऐसे में मैंने ही शादी का फैसला लिया कि पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए जो पैसे जमा किए हैं वो भाभी को पढ़ाकर उन्हें पैरों पर खड़ा होने में मदद करें। मेरी खुशियों का ध्यान रखने के लिए तो तुम्हारे भैया हैं, साधना ने कहा। पर यहाँ तो मेरे पापा को ही शादी की जल्दी है। रिया फिर रुआसी सी हो गई। पगली, तेरा भविष्य तुझे बनाना होगा। जब लड़के से बात करना तो सब खुलकर बोलना। कुछ बातें पहले तय हो जाएं तो अच्छा होता है। कोई साथ दे ना दे, तेरी भाभी हमेशा तेरे साथ है। मैं चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ, तू चिंता छोड़, बस मुस्कुरा। साधना चली गई। किचन में जाते समय साधना ने लिविंग रूम में बैठे लड़के वालों को गौर से देखा। अरे, यह अमित, मेरा क्लासमेट। पापा ने रिया के लिए सच में बड़ा नेक लड़का ढूंढा है। यह जरूर रिया को समझेगा। साधना किचन में चली गई। किचन और लिविंग रूम के जालीदार पार्टीशन होने के कारण साधना की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। साधना ने सबके सामने चाय नाश्ता रखा। सबको नमस्ते करके बिमला से बोली, माँ लाइए, मैं बेटू को ले जाती हूँ, आप लोग आराम से बात कीजिए। रहने दे, यही कहाँ परेशान कर रहा है, तुम जाओ रिया को ले आओ। जी माँ। अमित पहचाना मुझे? साधना ने अमित से कहा। एक नज़र में पहचान लिया साधना, अपने कॉलेज की टॉपर को कौन भूल सकता है। मॉम डैड, ये साधना है, हम दोनों एक ही बैच के हैं। साधना लॉ में पूरे कॉलेज में टॉप आई थी। कहाँ प्रैक्टिस कर रही हो अभी? फिलहाल तो अभी प्रैक्टिस के विषय में नहीं सोचा अमित, बेटू बहुत छोटा है, परेशान हो जाएगा, साधना ने कहा। ओके, जब भी प्रैक्टिस शुरू करनी हो पापा के ऑफिस में आ जाना। रजिस्ट्रेशन तो करा लिया होगा? मैं भी उन्हीं के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्यों डैड, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल बेटा, रिश्ता तो हो या ना हो, पर तुम्हारे जैसी होनहार लड़की को प्रैक्टिस में मदद करके मुझे गर्व होगा। मनोज जी, सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं। साधना जैसी रूपवती गुणवती कन्या आपको बहू के रूप में मिली है। अगर इसे आगे बढ़ावा दिया गया तो एक दिन बहुत आगे जाएगी। मोहन जी खुश होकर बोले। जी सही कहा आपने, बच्चे के कारण प्रैक्टिस नहीं कर पाई। मनोज धीरे से बोले। और भी बोलते भी क्या, साधना के पंख कतरने में उनका ही हाथ जो था। थैंक यू अंकल जी। क्या बताती साधना, बस मुस्कुरा कर रह गई। उसने रजिस्ट्रेशन तो चुपचाप करवा आरव के संग जाकर करा लिया था, पर प्रैक्टिस की परमिशन नहीं मिली तो घर पर चुप बैठ गई। मैं रिया को लेकर आती हूँ।
साधना उठकर अंदर चली आई। चल रिया, माँ बुला रही हैं। पता है जो लड़का तुझे देखने आया वो कौन है? वो कौन है भाभी? मेरा क्लासमेट अमित। अब तू सारी चिंताएं छोड़ दे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तेरे सपने पूरे करने में कभी रुकावट नहीं खड़ी करेगा। यह आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो भाभी? रिया ने उठते हुए कहा। वो इसलिए माय डियर, क्योंकि उसके घर में उसकी भाभी भी जॉब कर रही हैं। तीनों बहनें भी अपने पैरों पर खड़ी हैं और आंटी जी भी हाई स्कूल में टीचर हैं। फिर अपनी पत्नी को कम कैसे रहने देगा अमित? बोलो। काश ऐसा ही हो भाभी। रिया के चेहरे से तनाव कम होने लगा था। अमित, इससे मिलो, यह है हमारे घर की जान, हम सबकी लाडली रिया। रिया, यह अमित है। और यह साधना की बातचीत में काटते हुए मनोज बोले। उन्हें शायद बहू का बोलना पसंद नहीं आ रहा था। रिया बेटे, यह मोहन जी और मंजू जी अमित के माता पिता हैं। इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। चलो। साधना थोड़े में ही बहुत समझ गई और चुप होकर एक और बैठ गई। अमित की माँ ने कुछ प्रश्न पूछे, कुछ औपचारिक बातें की, फिर बोली, आप लोगों को ऐतराज ना हो तो बच्चे कुछ देर अकेले में एक दूसरे से बात कर लें। जी ऐतराज तो नहीं, आप हमारी हाँ ही समझो। आपको कोई शंका है तो बात कर सकते हैं। मनोज बोले। मनोज जी, हमारी सोच आपसे बहुत अलग है। हम दोनों तब तक कोई फैसला नहीं कर सकते जब तक अमित हाँ नहीं करेगा। हम बच्चों के ऊपर अपनी सोच थोपने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि यह उनकी जिंदगी का अहम फैसला है और उन्हें पूरा हक है निर्णय लेने का। यह सुनकर रिया को बहुत सुकून मिला कि जब माँ इतने खुले विचारों की हैं तो परिवार में सबके विचार भी ऐसे ही हुए तो उसे एमसीए करने से कोई नहीं रोकेगा। रिया बीएससी आईटी कर रही थी। बहू को साथ भेज दो बिमला, दोनों को कमरे में ले जाए। मनोज बोले। जी पापा जी। चलो रिया, आइए अमित। साधना उन्हें ऊपर अपने कमरे में ले गई। तुम दोनों आपस में सारी बातें क्लियर कर लेना, मैं बाहर हूँ। यह कहकर साधना बाहर बालकनी में बैठ गई। वो जानबूझकर उन्हें ऊपर लाई थी ताकि रिया बेझिझक बात कर ले। उसे पता था नीचे मनोज जी बार बार चक्कर लगाएंगे। रिया अंकल की बातों से इतना समझ गई कि लड़कियों की पढ़ाई, उनके आगे बढ़ना उन्हें पसंद नहीं। क्या मैं गलत हूँ? देखो रिया, तुम मुझे पसंद करो या नहीं, पर इतना कहूँगा जो मन में है, पर एक दोस्त समझकर खुलकर बोल दो। रिया ने अपने मन की बात खुलकर अमित से कह दी। मैं हाँ करूँ या ना करूँ, पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बेटी की शादी करनी है। आप कहिए, आपको कैसा जीवन साथी चाहिए? ऐसा जीवन साथी चाहिए जो अपनी हर बात मुझसे कहे। उसके सपने, उसकी पसंद नापसंद मैं पूरी कोशिश करूँगा उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकूँ। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ा होना है अमित जी। मैं चाहती हूँ मेरे भी सपने उड़ान भरें। क्या आप मुझे आगे पढ़ने में सहयोग करेंगे? मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरे सपने भी कहीं कोने में पड़े दम तोड़ दे जैसे भाभी के तोड़ रहे हैं। क्या साधना अपने मन से घर पर नहीं बैठी? नहीं अमित जी, पापा ने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारे घर की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती हैं। भाभी भी कलह क्लेश के कारण चुपचाप रह गईं। तब तो हमारी शादी होना बहुत जरूरी है रिया। मैं वादा करता हूँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करके अपने सपनों को साकार करोगी। एक बार शादी हो जाए तो हम साधना के लिए अंकल को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो बहुत होनहार है और एक दिन बहुत बड़ी वकील बनेगी। थैंक यू सो मच अमित जी, आपने मेरे मन से सारा डर दूर कर दिया। तो फिर चले नीचे, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुस्कुराकर अमित ने कहा तो रिया शर्मा गई। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। अमित को जाते देख साधना कमरे में लौट आई। क्या हुआ? साधना ने मुस्कुराते हुए पूछा। भाभी, रिया शर्मा का साधना से लिपट गई। मतलब तेरी हाँ है? वो बहुत सुलझे हुए इंसान है भाभी, रिया धीरे से बोली। ओहो, वो जरा चेहरा इधर तो कर। यह वो कब से हो गया अमित? साधना ने छेड़ते हुए कहा। क्या भाभी, आप भी मजाक कर रही हैं? चल नीचे, सब इंतजार कर रहे होंगे। नीचे दोनों नीचे उतर ही रही थीं कि बिमला वहां आ गई। सब ठीक है ना? रिया को लड़का पसंद आया? हाँ माँ, बधाई हो आपको, साधना ने चहक कर कहा। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। मैं मन ही मन बहुत डर रही थी कि अगर इसने मना कर दिया तो क्या होगा। चलो अब सब ठीक ही है, तो मैं शगुन के लिफाफे लेकर आती हूँ। तुम दोनों जाकर बैठो। जी माँ। साधना रिया को लेकर आगे बढ़ गई। इस बार लिविंग रूम में प्रवेश करते समय रिया का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था।
बिमला जी भी पीछे से आ गई। आप लोगों ने क्या सोचा फिर? मनोज बोले, पहले आप बिटिया के भी तो विचार पूछ लीजिए। मनोज जी, जीवन तो बच्चों को साथ निभाना है। मोहन जी ने कहा, अरे इसमें बच्चों से क्या पूछना, उन्हें अपने अच्छे बुरे की समझ कहाँ होती है। फिर भी आप कहते हैं तो बिमला, मनोज ने इशारा किया कि वो रिया से पूछ ले। रिया से बात हो गई है, उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अब आप लोगों के फैसले पर सब निर्भर है। बिमला बोली, वाह बहुत बढ़िया, हमारी भी हाँ है। आपकी बेटी तो हमें एक नज़र में पसंद आ गई थी, बस अमित की हाँ का इंतजार था। बहुत बहुत बधाई हो। मंजू जी बोली, आप सभी को भी हार्दिक बधाई। लीजिए मुँह मीठा कीजिए। बिमला ने मिठाई की प्लेट आगे बढ़ाई। साधना सबके लिए खाना लगाओ। तभी बेटू जोर जोर से रोने लगा। अब इसे क्या हुआ, लगता है भूख लग गई। साधना उसकी बोतल में दूध भरने लगी। अरे यार, पहले मेहमानों को देखो, बच्चे में लगे रहोगे तो फिर खाना कौन लगाएगा। बिमला, जल्दी करो, उन्हें जाना भी है। तब तक मनोज पीछे से आकर बोले, लाइए भाभी, दूध में पिला दूंगी अपने बेटू को। आजा बच्चा, बुआ के साथ खेलगा। रिया दूध की बोतल और बेटू को लेकर अपने कमरे में चली गई। साधना और बिमला ने फटाफट खाना गर्म कर मनोज मेज पर लगा दिया। सबने खाने की जमकर तारीफ की और खुशी खुशी सब वापस लौट आए। बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे सिर से बिमला। कल ही शादी और सगाई सबका मुहूर्त निकलवाता हूँ। बेटी जितनी जल्दी विदा हो जाए अच्छा है। मनोज की बात सुनकर बिमला का चेहरा उतर गया, पर कुछ बोली नहीं। वाह, क्या हुआ पंडित जी? मनोज ने पूछा। 6 महीने बाद देव उठनी 11 के दूसरे दिन ही शादी का शुभ मुहूर्त निकल आया मनोज बाबू। पंडित जी ने पंचांग खंगालते हुए कहा। वाह, यह तो सच में बड़ी खुशी की बात है। सगाई के लिए भी कोई मुहूर्त देखिए। सगाई के लिए क्या मुहूर्त देखना है? इसी महीने चैत्र नवरात्रि व्रत शुरू हो रहे हैं। माता रानी के सब दिन शुभ हैं। मनोज बाबू, तय कर लीजिए सगाई के लिए कोई दिन। क्यों, ठीक रहेगा? अरे यह तो बहुत शुभ रहेगा पंडित जी। यह लीजिए आपकी दक्षिणा। सगाई और शादी के सारे शुभ कार्य आपको ही करना है। सगाई का दिन तय करते ही फोन करता हूँ। मनोज पंडित को दक्षिणा देकर खुशी खुशी घर लौट आए। बिमला कहाँ है बहू? माँ अपने कमरे में है पापा जी। साधना ने पानी का गिलास देते हुए कहा। जाओ अपनी सास को बुला लाओ बहू, एक खुशखबरी सुनानी है। जी पापा जी। साधना चली गई। माँ, पापा जी आए गए और बुला रहे हैं आपको। साधना ने कमरे में आते हुए कहा। अरे बड़ी जल्दी? वो तो रिया की शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए गए थे। चल देखते हैं। माँ, पापा जी कोई गुड न्यूज लेकर आए हैं। ओह अच्छा, फिर ठीक है। रिया कॉलेज से आ गई? नहीं माँ, अभी आती ही होगी, समय हो गया है। हाँ, दोनों लिविंग रूम में आ गए। क्या खुशखबरी ले आए आरव के पापा? बिमला, रिया अब हमारे घर में सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। देव उठनी एकादशी के दूसरे दिन शादी का मुहूर्त निकला है और सगाई के लिए पंडित जी कह रहे थे कि चैत्र नवरात्रि आ रही है तो आपस में बात करके कोई भी दिन फाइनल कर लो। 6 महीने हमारे पास समय तो बहुत कम है। इतनी जल्दी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। बिमला चिंता से बोली। सब हो जाएगा, हम गांव में नहीं शहर में रहते हैं बिमला। सब सामान पैसा फेंको तो यूं मिल जाएगा। मनोज चुटकी बजाते हुए बोले। वो सब तो ठीक है जी, पर बिमला कुछ कहती उससे पहले मनोज बोल पड़े। अरे पर छोड़ो और बेटी की विदाई की तैयारी करो। खुश होकर मनोज ने कहा। आप भी उत्साह में जरूरी बातें अनदेखी कर रहे हैं। आरव के पापा, उन लोगों को एक दिन बुलाइए, लेन देन की बातें तय कीजिए, फिर तैयारी शुरू कीजिए। ओह हाँ, अभी फोन करता हूँ। मनोज फोन करके मोहन और मंजू को सगाई और शादी की बात तय करने के लिए घर आने के लिए कहते हैं। नहीं मनोज जी, इस बार हम लोग नहीं, आप दोनों हमारे घर आइए। कल मेरा ऑफिस बंद है तो यही सब बातें तय कर लेते हैं। मोहन ने कहा। ठीक है मोहन जी, हम लोग शाम 4 बजे तक आते हैं। अरे रिया बेटा आ गई, आज देर क्यों? बिमला ने पूछा। माँ, एग्जाम पास है और सर 8 दिन की छुट्टियों से लौटे हैं तो अब एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर परेशान कर रहे हैं। आपको पता ही है, कल सारा दिन सब बिजी थे तो बताना भूल गई। ओह कोई बात नहीं, जाकर फ्रेश हो लो। साधना, खाना गरम कर लो सबके लिए, फिर थोड़ा आराम कर ले, फिर हम लोगों को जाना भी तो है। कहाँ माँ? रिया ने
पूछा, तेरी सगाई का दिन तय करने। बिमला मुस्कुराई तो रिया शर्मा का कमरे में चली गई। आइए मनोज जी, आपका हमारे घर में स्वागत है। मोहन बोले। नमस्ते भाभी जी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। मंजू जी दिखाई नहीं दे रही? बिमला ने बैठते हुए प्रश्न किया। आ रही है, लो नाम लेते ही वो आ गई। रिया ने मंजू की ओर इशारा किया। राहुल का घर हवेली की तरह बड़ा था। अमित का घर हवेली की तरह बड़ा था। सीढ़ियों से क्रीम कलर का सूट पहने मंजू का लुक साड़ी वाले लुक से अलग ही दिख रहा था। बिमला ने उठकर मंजू के हाथ में मिठाई का बॉक्स पकड़ा दिया। अरे इसकी क्या जरूरत थी बिमला जी? मंजू ने बॉक्स साइड में रखते हुए बिमला को गले लगा लिया। आपका घर बहुत सुंदर है, यह सूट आप पर बहुत सुंदर दिख रहा है, बिमला बोली। थैंक यू बिमला जी, यह घर 3 साल पहले ही नया लिया है। पहले वाला आपके जितना बड़ा था। पहले हम 2 कमाते थे और 5 बच्चों के खर्चे थे। अब मैं, बड़ा बेटा, बहू, अमित और यहाँ सब कमा रहे हैं। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। घर में कमाने वाले अधिक हों तो सब कुछ लेना आसान हो जाता है, मंजू बोली। यह तो आपने बिल्कुल सही कहा भाभी जी, मनोज बोल पड़े। मनोज जी वैसे तो हमारी कोई डिमांड नहीं है, आप बस रिया को सगुन के 101 रुपए देकर विदा करेंगे तो भी हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। पर हम लोग आपके घर में एक हीरा देखा है, अगर आप उसे हमें सौंप सकते हो तो यह रिश्ता पक्का है। मोहन जी बोले। हमारे घर में हीरा? मैं कुछ समझा नहीं। मनोज जी घुमा फिरा कर नहीं, सीधे सीधे बोलता हूँ। आपकी बहू बहुत होनहार है, मैं उसे अपने सानिध्य में एक सफल वकील बनाना चाहता हूँ। आप हमारी यह शर्त मंजूर कर लीजिए, बस फिर आप जब कहेंगे हम बारात लेकर अपनी बहू रिया को घर ले आएंगे। मोहन ने कहा। अरे आप भी मोहन जी, साधना को किसी बात की कमी नहीं, फिर वो वकालत करे, यह शोभा नहीं देता। मुझे कतई पसंद नहीं कि घर की बहू बेटी 10-15 हजार के लिए इधर उधर धक्के खाए। फिर तो हमारे और आपके विचार बिल्कुल ही अलग हैं मनोज जी। अब तो इस रिश्ते के लिए विचार करना पड़ेगा, मंजू बोली। यह क्या कह रही हैं आप भाभी जी? मनोज बोले। देखिए भाई साहब, हम खुले विचारों वाले लोग हैं और खुले विचारों वाली लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। वो हमारे घर आए, अमित के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने, घर बैठा कर उसके पर कुतरने हमें पसंद नहीं। आप किस सदी में जी रहे हैं? मोहन बोले। मैं कब मना कर रहा हूँ इस बात से? आप रिया को घर बैठाएं या नौकरी करवाएं, हमें कोई ऐतराज नहीं। साधना हमारे घर की बहू है और हम नहीं चाहते कि वह घर से बाहर कुछ करे। मनोज बोले। यह तो आप गलत कर रहे हैं मनोज जी। इतनी प्रतिभाशाली लड़की के सपनों को कुचलकर कौन सा सुख मिल रहा है? सच मानिए, एक दिन आप अपनी बहू पर गर्व करेंगे। हमारी एक ही डिमांड है कि आप साधना के सपनों को पंख लगा दें। वह लेने दीजिए उसे सपनों की उड़ान। हमने अपनी मांग रख दी, अब मानना ना मानना यह निर्णय आपके हाथ में है, मोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हमें थोड़ा समय दीजिए भाई साहब, घर जाकर फोन करके बताते हैं। बिमला बोली। जी आराम से, आपके फोन का इंतजार रहेगा, मोहन ने कहा। मनोज और बिमला वहां से लौट आए। वाह मॉम, आप लोगों ने सही शर्त रख दी। अब देखते हैं यह मानते हैं या नहीं। मैं आरती भाभी को फोन करके बता देता हूँ। राहुल आरती का फोन डायल करने लगा। राहुल की आरती से मुलाकात कॉलेज के दौरान साधना ने करवाई थी। जब से रिया के घर साधना को देखा था, वहां से लौटकर आरती को फोन लगा दिया। भाभी जी, मैं राहुल, साधना का क्लासमेट। भाभी एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पहचान गई, बोलो क्या पूछना है? भाभी जी यह बताइए, साधना ने अपनी मर्जी से प्रैक्टिस के लिए मना किया या उसे जबरन घर बैठाया गया है? क्यों यह प्रश्न क्यों? दरअसल आज एक लड़की देखने गया था, वो अपनी साधना की ननद निकली। अब जब रिश्ता होने जा रहा है तो सच क्या है यह जानना जरूरी है। शायद मैं साधना की कुछ मदद कर सकूं। साधना खुश है अमित। साधना कितनी खुश है यह सच आप भी जानती हैं और मैं भी समझ गया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, उसकी जिंदगी में कोई उथल पुथल नहीं होने दूंगा। साधना सपनों को पूरा कर सके, बस इसके लिए उसके मन में क्या है जानना जरूरी है। अमित साधना पिंजरे में कैद पंछी की तरह है, जो उड़ना तो चाहता है पर कटे पंखों के कारण उड़ नहीं पाता। उसे अपने भैया का सपना पूरा करना है, पर दूसरों की खुशी के लिए वो विष पी रही है। बस भाभी,
दुआ कीजिए यह रिश्ता तय हो जाए, तो फिर मैं उसे उसके हिस्से का आसमान दिला दूंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। आरती ने फोन रख दिया तो यह बात अमित ने अपने मॉम डैड को बताकर उनसे मनोज से इस बारे में बात करने को कहा। उन्होंने ही अमित की बात समझी और आज साधना की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए मनाने की कोशिश कर डाली। यही बताने के लिए आरती को फ़ोन करने लगा। हेलो भाभी जी, आज डैड ने साधना के लिए बात तो की है। अब अंकल आंटी मानते हैं या नहीं यह तो बाद में पता चलेगा। भगवान करे वो मान जाए। आंटी और आरव की ही हाँ है, पर मनोज अंकल के आगे किसी की नहीं चलती। बताते रहना अमित क्या निर्णय होता है। जी भाभी जरूर। और हाँ, अगर आपको साधना कुछ बताए तो मुझे बताना। अमित ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। यह कैसी मांग है? हमारी बहू है, हम नौकरी करवाएं या चूल्हा चौका, उन्हें उससे क्या? अरे कॉलेज टॉप किया है तो घर गृहस्थी छोड़ दूसरों की गुलामी करेगी। छोड़ो, हम कोई और लड़का ढूंढ लेंगे। मनोज बोले। आप और करोगे क्या पापा? आपके ईगो के आगे कोई अपने मन की कर कैसे सकता है? रिया भले भिखारी के घर शादी करके चली जाए, पर आप अच्छे विचार वालों के घर कैसे भेज सकते हैं? आरव पहली बार मनोज की बात सुनकर चिढ़कर बोला। तू मुझसे जबान चलाएगा? मनोज जोर से चिल्लाए। यह सुन साधना और रिया भी लिविंग रूम में आ गए। पापा, बात साधना की थी तो मैं चुप था, क्योंकि जानता था कि पत्थर पर सिर पटकने से खुद को तकलीफ होगी। आपको राहुल से शादी नहीं करनी तो ना करें, पर रिया की जिंदगी खराब करने का आपको कोई हक नहीं। रिया आप तभी शादी करेगी जब वह अपने सपनों पैरों पर खड़ी हो जाएगी। आप नहीं पढ़ा सकते तो मैं अपनी पत्नी और बहन को लेकर कहीं और रहने चला जाता हूँ, ताकि दोनों अपने सपने पूरे करें। आरव अब कठोर निर्णय पर उतर आया। जा चला जा, 4 दिन में आटे दाल का भाव पता चलेगा तो लौट कर यहीं आएगा। नहीं पापा, इस तरह घुट घुट कर जीने से अच्छा रूखी सूखी खाकर संतोष कर लेंगे। रिया, साधना, अपना सामान पैक करो, हम अभी जाएंगे। यह क्या कह रहे हो आरव? बेटा, इतनी रात को कोई अपना घर छोड़कर जाता है? नहीं माँ, मैं जैसे जिया वैसे मेरा बेटा नहीं जिएगा। मैंने पहले से ही मेरे दोस्तों से बात करके रखी है, उसका फ्लैट खाली है, हम वहाँ जाएंगे। साधना अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। बेटू को आपके पास छोड़ने से पापा मना करेंगे तो उसकी नानी के पास छोड़ेंगे। माँ धीरे धीरे सब सेट कर लेंगे। मनोज अभी तक आरव की सिर्फ धमकी समझ रहे थे, पर जब जाना आरव तो पहले से ही निर्णय ले चुका है तो चुपचाप बैठ गए। मान लीजिए बच्चों की बात गलत कहाँ कह रहे हैं। बच्चों से दूर रहकर जीने से तो मरना अच्छा। बिमला जोर जोर से रोने लगी। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा बिमला, मैं ही गलत था जो इन दोनों पर पूरी जिंदगी अपने सपने थोपता रहा। मेरे बच्चे क्या चाहते हैं यही कभी नहीं पूछा। मोहन जी को फोन कर दो, हमें उनकी शर्त मंजूर है। दिया अपना हीरा उन्हें, अब उसे तराश कर चमकाने की बारी उनकी। जी सच कह रहे हैं? बिमला जी ने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ सच कह रहा हूँ आरव बेटा, अब तो घर छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं पापा, जब मेरी बहन खुश तो मैं क्यों जाऊंगा भला? भैया, रिया छोड़कर आरव के गले लग गई। बहू, तुम भी अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ। बेटू को संभालने के लिए उसके दादा दादी हैं। माँ, पापा जी, साधना ने खुश होकर दोनों के पैर छुए। कुछ देर के तूफान के बाद घर में शांति का माहौल कायम हो गया। जिंदगी में पहली बार आरव अपने पापा के साथ एक सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए कुछ मैसेज टाइप करने लगा। अमित, सब ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। आरती ने फोन पर अमित से कहा। अच्छा सच्ची भाभी, आपको कैसे पता चला? अमित ने प्रश्न किया। अभी अभी आरव का मैसेज आया, उसी ने बताया मुझे। जब तुमने मुझे अपने आइडिया के बारे में बताया तो मैंने आरव से बात करके उसे विश्वास में लिया। मुझे विश्वास था कि अंकल जी यह रिश्ता तोड़ देंगे, पर साधना को आगे नहीं पढ़ने देंगे। वो औरतों के नौकरी के सख्त खिलाफ हैं, पर जब बेटा ही साथ छोड़ देगा तो किससे जोर दिखाएंगे? इसलिए उन्होंने आरव की जिद मान ली। थैंक यू भाभी जी, आपकी मदद के बिना यह संभव नहीं था। अमित, धन्यवाद के पात्र तुम हो। तुम अगर यह विचार नहीं रखते तो मैं भी आरव से नहीं कह पाती, और आरव को मेरा और तुम्हारा साथ नहीं मिलता तो वो भी रिया और साधना के लिए आवाज उठा पाता। फाइनली सब ठीक हो गया। जी अच्छा, रखती हूँ। साधना फोन
कट कर रही है। आरती ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। धूमधाम से सगाई फिर शादी। रिया अपनी ससुराल के लिए विदा हो गई। आरती बेटा अब तो शादी के लिए हाँ कर दो बेटा। कब तक अकेले जिंदगी जियोगी माँ? मैं इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं बोझ लगने लगी क्या आप दोनों को? नहीं बेटा, तुम ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो, तो फिर यह बात क्यों? बेटा, मानस मेरी भाभी का बेटा है। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। तुम हाँ कर दो बेटा। वो बहुत नेक दिल लड़का है, तुम्हें जीवन भर खुश रखेगा। सुनीता ने कहा। खुश तो हूँ माँ, आपके साथ कोई दुखी हो सकता है और हमारे मरने के बाद माँ बेटा उम्र हो रही है, तुम्हें सुखी देख लें तो मन से बोझ हट जाए। हाँ कर दो बेटा, तुम्हें दम हम दोनों की कसम। माँ पापा यह कैसी कसम दे दी आपने? आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी? तुम कहीं नहीं जा रही हो बेटा। मानस ONGC में अच्छी पोस्ट पर है, सरकारी नौकरी, और यहीं ट्रांसफर होकर आ गया। तुम स्कूल गई थी तब आया था, तो उसे देखकर हमारे मन में यह विचार आया तुम एक बार उससे मिलकर फिर साधना से बात करें। ठीक है माँ। आरती मानस से मिलने के लिए तैयार राजी हो गई। डिनर पर सुनीता ने मानस को भी बुला लिया। आरती भी उससे काफी प्रभावित हुई। प्रकाश ने पहले ही आरती के माँ बाप से बात की, दूसरी शादी की पर बात रख ली थी। सादे से समारोह में आरती विदा हो गई। उसके जीते जी सुनीता के सीने में चुभा राहुल के जाने का दर्द आज उमड़ पड़ा। लगा राहुल फिर से बिछड़ गया। माँ संभालिए खुद को, भाभी खुश है यह सोचकर खुश रहिए। वैसे भी इस शादी के बाद भी तो वो आपकी बहू ही हैं और मेरे मानस भैया की पत्नी, यानी मेरी भाभी जी, और अभी भी भाभी ही है। यह तो खुशी है, आंसू है साधना। आज फिर से 16 श्रृंगार में उसे देखकर कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई थी। ईश्वर उसे हर बुरी नजर से बचाए। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। साधना एक अच्छी वकील बन चुकी थी और सच का साथ देकर अपने भैया के सपने पूरे कर रही थी। रिया नामी IT कंपनी में नौकरी करने लगी थी। दोनों के सपने उड़ान भरने लगे। रिया और आरती के घर नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।